हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आपके हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैद्युत चुंबकीय तरंगों के आपके हैंडआउट के मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। और बच्चे अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो वो आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास इस वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। ये आपके हैंडआउट का पूरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ब्यौरा है कि 9 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू है बेटा और 6 क्वेश्चन वीएसए हैं। 4 मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 मेरे प्यारे बच्चों इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। कुल मिला जुला करके मेरे प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 21 है। और बच्चा टोटल जो लर्निंग टाइम है वो 65 मिनट्स का है और बच्चे सॉल्विंग टाइम 65 मिनट्स का है और लर्निंग टाइम मेरे प्यारे बच्चों 95 मिनट्स का है इस चैप्टर का। ठीक है, आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और बेटा आपके एग्जाम में बच्चे इससे एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या पूछा जाएगा हमने आपको बताया है। और बच्चे जब इसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखेंगे तो इस वाले चैप्टर से क्या बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया इस चैप्टर का, कहा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे बच्चों कहा गया पहले को आंसर में लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, या मेरे प्यारे बच्चों मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेस। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है आपकी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी के रेंज को मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप याद रखिए। वो सीरीज आप याद रखिए कि जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ जो क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं रेडियो की। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है माइक्रो, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है हमारे पास इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो बारी आती है वो आती है विजिबल लाइट की। ठीक है, विजिबल की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो बारी आती है वो आती है अल्ट्रा की, अल्ट्रा की। फिर उसके बाद जो बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों वो आती है एक्स रेज की। फिर लास्ट में मेरे प्यारे जो बारी आती है वो आती है गामा की। ठीक है, गामा रेस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आपको दिख रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का मेरे प्यारे बच्चों बढ़ता हुआ क्रम है। बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने फ्रीक्वेंसी को रख दिया। जब आप लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर ऐसा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा होगी उसका लेमडा मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम होगा। तो लेमडा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग को पूछा जा रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। तो माइक्रो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, ये सीरीज जरूर याद रखेंगे। और मेरे पास ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन कह रहा है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो। तो नहीं जी, ये तो बात गलत हो गई क्योंकि माइक्रो का रेडियो से ज्यादा है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत हो गया। कह रहा है मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। तो ये बात तो एकदम सही है। ठीक है बच्चों, ये तो बात एकदम बिल्कुल सही है। कह रहा है मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, यानी कि विजिबल लाइट की बात कर रहा है। तो ना जी, विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रो से ज्यादा है। तो ये भी बात गलत हो गई। ऑप्शन डी कह रहा है मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड बच्चों इसके बाद है, तो इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है बेटा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इस पर बेस्ड बच्चे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना।
तो ये जो सीरीज है हमारे पास रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स रेज, गामा, इसको मेरे प्यारे बच्चों आप याद कर लीजिए। तो जब हम रेडियो से गामा की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और जब बच्चे गामा से रेडियो तक आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यानी आप कह लो कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे सबसे कम, यहां से बात क्या निकलेगी कि रेडियो की बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी, लेकिन लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जब हम गामा की बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं और लास्ट वाले की, लेकिन जब मेरे प्यारे बच्चों हम गामा की बात करते हैं तो गामा का मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और लैम्डा सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। चलो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक रिलेशन होता था ये वाला, ठीक है, कि C इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आई। अगर इसी को V कह दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा केवल म्यू और एप्सिलॉन। ठीक बात है, तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, कभी कभी इसी एक्सप्रेशन का मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा यूनिट्स डायमेंशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा इस पूरे का, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड का बच्चे यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या हो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे LT पे -1। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, चलिए तो ये भी क्वेश्चन 2025 का ही है। क्वेश्चन नंबर बच्चा 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया 2024 में, क्या द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी होती है वो किसकी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसको ऐसे लिखते थे, जो यूई होता है बेटा वो हाफ का एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मेरे प्यारे बच्चों जो यूएम होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड का वो हाफ म्यू नॉट बी का स्क्वायर। यही तो हम लोग लिखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, म्यू नॉट इसके नीचे होता है। ठीक है, अब सही है, बात समझ में आई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एकदम इक्वली शेयर्ड रखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, होली शेयर्ड ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं होली शेयर्ड ओनली बाय मैग्नेट, ना जी, इक्वली शेयर्ड यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 23 में पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होना चाहिए इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त। ठीक है, यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 2 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, Which of the following electromagnetic waves has greatest frequency? तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चों किसका है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा मेरे प्यारे बच्चों। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी में अगर मैं फिर से अपने वो सीरीज में पहुंच जाऊं जहां मैंने बनाया था, कहां बनाया था, पहले वाले में यही बनाया था ना, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की है। मैंने लिखा भी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की। और गामा को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी लिखते हैं गामा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर नहीं लिखा गया है वर्ड में तो आप लोग उसको समझ सकते हैं गामा को कैसे लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गामा रेस रेडियो की सबसे कम होती है, तो बीच वाले होते हैं, सबसे ज्यादा किसकी बच्चों, गामा किरणें यानी कि गामा रेस की। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। कह रहा है
मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो मैक्सवेल ने मेरे प्यारे बच्चों क्या इंट्रोड्यूस किया था? एसी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, इंपीडेंस, रिएक्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैक्सवेल ने हमने सीखा इस चैप्टर में। जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ही हम लोग सीखते हैं। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7, सुटेबल रेडिएशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन। सुटेबल रेडिएशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन तो क्या होता है? अल्ट्रा, विजिबल, एक्सरे, माइक्रो। तो माइक्रो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रो को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं किसमें? टेलीकम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ बेटा सबसे कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? गामा रेस की। तो इसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, मैंने सीरीज में अपने बताया भी, यहाँ पे देख लो। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सीरीज से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से बन सकता है आपके लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, ये बच्चों लेमडा का ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम किसका होगा? गामा का। सबसे हाई किसका होगा? रेडियो का वेवलेंथ होता है। ठीक है बेटा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो कहां पहुंच गए थे हम लोग? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि पैरा बैगनी किरणें। जल कीटाणु शोधन के लिए उपयोग किया जाता है यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा सी, याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास 9 क्वेश्चन थे वो क्या थे बेटा? इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इस चैप्टर का वेरी शॉर्ट, जो कि 2024 में मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है? What electromagnetic waves are used to examine the crystal structure of solid? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? एक्स रे। ठीक है, एक्स रे वो ऐसा अरे होता है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए बच्चों यूज किया जाता है। तो हिंदी में ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैंने आपसे बार बार बताया है कि वीएसए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए 1 नंबर का पूछा जाता है। मतलब हर एक वीएसए क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। जो एमसीक्यू होता है बेटा वो भी 1-1 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू की मार्किंग 1 नंबर की है और वीएसए की मार्किंग 1 नंबर की है। शॉर्ट क्वेश्चन की मार्किंग 3 नंबर की है और लॉन्ग बच्चे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स रे। तो अगर किसी बच्चे मन है तो केवल एक्स रे लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, पूरे सेंटेंस में ज्यादा कहानी नहीं लिखना होता है आपके लिए। हाँ, अगर वैसे क्वेश्चन में बेटा आपसे डिफिनीशन कोई पूछ लिया गया तब आपको बच्चे डिफिनीशन का आंसर आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स रेज आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड सबस्टांस। ठीक है बेटा, ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए एक्स रे का उपयोग किया जाता है। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे बच्चों 2025 में आपसे पूछा गया, कहा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमने ईएम वेव में भी सीखा, ये हमने वेव ऑप्टिक्स में भी सीखा कि जो मेरे प्यारे बच्चों ईएम वेव्स होती हैं, या आप लाइट की ही बात कर लो, अगर कोई पूछ दिया लाइट का नेचर कैसा है तब भी आप कहोगे ट्रांसवर्स नेचर का है। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स का है, अनुप्रस्थ। ठीक है, एक होता है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है बच्चा अनुप्रस्थ यानी कि
ट्रांसवर्स। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहा गया विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का या स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित कर लिया जाता है? तो ये बच्चे आप छोटी क्लास में भी सीखते हो, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज को। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन, हमारे जो वायुमंडल है ऊपर बच्चे एक ओजोन परत बनती है, ठीक है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उससे छन करके हम तक पहुंचती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर पे पड़ेंगी तो स्किन कैंसर, हजार बीमारियां मेरे प्यारे बच्चों हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रेज आर ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन लेयर। पैराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस तरीके से देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय पार्टिकल्स दैट आर इन द स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are generated by particles that are in the state of what? मेरे प्यारे बच्चों इसका बच्चे आंसर ही लिख दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जैसा है, दैट इज स्टेट ऑफ, और यहाँ पे इसको डॉट 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 कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, देखो हमने सीखा था, क्या सीखा था? जब चार्ज रेस्ट में होता है तो अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। जब वही चार्ज मेरे प्यारे बच्चों मोशन में होगा, लेकिन कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तब मेरे प्यारे बच्चों वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। फिर हमने सीखा जब बच्चे वो क्या करता है? एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव। ठीक है, जब रुका है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बच्चे कांस्टेंट मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। जब बच्चे एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर इन स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जब वो एक्सेलरेटेड मोशन से मेरे प्यारे बच्चों मोशन करते हैं तब की बात यहाँ पे चल रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या है, इसको ये जो त्वरण है जो यहाँ पे डैश 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 हम लोग दे देंगे, ठीक है, की अवस्था में होते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? त्वरण की अवस्था में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं जो त्वरण की स्थिति में होती हैं। ठीक है, जो मैंने कहा कि कोई आवेशित कण जब रुका होगा तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब बच्चे एक समान गति से चलता है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, और जब बच्चे त्वरित गति करेगा तो बच्चे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो इस बात को आपको जानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कहा डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट अभी हमने सीखा था, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब होती है मेरे प्यारे बच्चों? जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, किसी रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड या आप कह लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसके कारण क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट करंट आती। तो आप इसका डिफिनीशन कुछ इस तरीके से लिख देंगे बेटा, द करंट जनरेटेड इन अ सर्किट ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईडी, और आईडी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका बच्चे
आप लोग फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा गया है डी फाई ई। ठीक है बेटा, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये जो बच्चे हमने लिखा डी फाई बाई डी टी, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। फाई ई, केवल फाई लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पूरा लिखोगे, ताकि देखो हमने सीख लिया ना कि दो टाइप के फ्लक्स हमने सीखे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए हमने कहा कि फ्लक्स को मेरे प्यारे बच्चों दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए इसके नीचे ऐसे ई लिख देते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने सीखा था, इसलिए हम इसको फाई बी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए के बराबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों बी डॉट ए के बराबर। याद आ रही बातें? तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में डी फाई ई बाई डी टी लिखना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है बेटा, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं कि विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। तो किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे बेटा आईडी से प्रदर्शित करते हैं, और आईडी का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी का फॉर्मूला है। आपसे बच्चे कभी कभी ना इसी क्वेश्चन से पूछ लिया जाएगा एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित समीकरण धारा का। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो आई बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा? एक बनेगा आईसी प्लस एक बनेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? आईडी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि धारा बढ़ गई या घट गई। हमने कहा था कि कहीं पे बच्चे जहां पे हमारे पास वायर होते हैं, अगर मैं फिगर बना दूं, ऐसा हमारे पास था ना फिगर, एक कैपेसिटर वाला सर्किट था। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी रखी थी, इसका कैपेसिटेंस सी था। तो बच्चे जो वायर होते हैं वहां पे बच्चों आईसी होता है, और इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वो आईडी होता है। तो जहां पे आईसी होगा वहां पे बेटा, जहां पे आईसी होगा वहां पे बेटा आईडी 0 हो जाता है, और जहां पे बेटा आईडी होगा वहां पे मेरे प्यारे बच्चों आईसी 0 होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो जो हमारे पास संशोधित समीकरण आता है वहां पे धारा को मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, आईसी प्लस आईडी को एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आई की वैल्यू हो गया। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? फिर हम लोग वही एम्पियर मैक्सवेल वाला संशोधित वाला नियम लिख रहे हैं। तो हमारे पास मैक्सवेल का क्या नियम था? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू क्या था बेटा? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो ये जो हमारे पास आई है, आई की जगह पे ये पूरी वैल्यू डाली जाएगी। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज की जगह पे क्या लिखेंगे? आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम चाहें तो एप्सिलॉन नॉट को उसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों उसका संशोधित समीकरण है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभी एमसीक्यू में या वीएसए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे ना ये सारी बातें? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास क्या है वही देख लो, है ना। एम्पियर का मैक्सवेल परिपथी समीकरण लिख दीजिए। तो देखो सेम टू सेम जो मैंने अभी आपको बताया वो हमने लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इतना आप लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक बात बेटा।
तो इस तरीके से इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों एमसीक्यू और वीएसए मिला करके कुल हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं आपके हैंडआउट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन इस क्लास में हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे जब इस वीडियो को देख लेंगे तो अब आपके हैंडआउट में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 15, 9 हमारे पास क्या था, एमसीक्यू था, 6 हमारे पास बीएसए था। अब इन 15 क्वेश्चनों में आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसका लेक्चर नंबर 2 हम करेंगे, जिसमें हम इसके बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बातचीत करेंगे। तो अभी टोटल क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में कितना है, 21 है, जिसमें हमने 15 कर लिया, तो अपने पास 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि इस चैप्टर से बच्चों एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बोनस हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। कोई भी थ्योरी उठा लो, वही मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का, या बच्चे आपसे ईएम वेव का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ढेर सारी हमारे पास वेव्स हैं, उनमें से किन्हीं दो का मेरे प्यारे बच्चों आपसे परिभाषा पूछ लिया जाएगा, उनका उपयोग पूछ लिया जाएगा। यही बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट करंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकी इसमें बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा इस वाले चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।